हम सभी अपनी जिंदगी में ना उस एक जादुई अवस्था की तलाश में रहते हैं जिसे लोग जिसे फ्लो कहा जाता है। बिल्कुल। वो जोन जहां सब कुछ एकदम सही दिशा में जा रहा हो। हाँ, जहाँ ध्यान पूरी तरह से लगा हो, समय का तो पता ही न चले और सफलता बिना किसी रुकावट के बस सहज तरीके से मिल रही हो। सही बात है। लेकिन एक बहुत ही कड़वा सच ये है कि हम उस फ्लो तक पहुंचना तो चाहते हैं, पर उसके रास्ते में जो जो स्ट्रगल आता है ना, जो संघर्ष है, उससे हम हमेशा भागते हैं। बिल्कुल, लोग इससे बचना चाहते हैं। हाँ, तो आज की इस गहरी चर्चा में हम स्टीवन कोटलर की जो शानदार किताब है द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल, उसके 9वें अध्याय की बहुत बारीकी से पड़ताल करने वाले हैं। और ये पूरा अध्याय सिर्फ और सिर्फ इसी स्ट्रगल के विषय पर केंद्रित है। एकदम सही। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि चरम प्रदर्शन यानी पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचने के लिए ये जो संघर्ष है, ये कोई रुकावट या स्पीड ब्रेकर नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये वो अनिवार्य दरवाजा है जिससे होकर ही गुजरना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसे बारीकी से समझते हैं, क्योंकि इस किताब में जो बातें कही गई हैं वो हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से उलट देती हैं। पूरी तरह से। हम अक्सर मानते हैं कि अगर किसी काम में मुश्किल आ रही है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो शायद कुछ गलत हो रहा है। हाँ, लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं। लेकिन कॉटलर का तर्क है कि संघर्ष विफलता नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो संघर्ष या स्ट्रगल है ना, ये कोई मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। मतलब ये हमारी कोई व्यक्तिगत कमी या कमजोरी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक विशुद्ध वैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल सच्चाई है। स्टीवन कॉटलर की किताब से जो सबसे मजबूत विचार उभर कर आता है वो है पेन प्रीसीड्स पीक। पेन प्रीसीड्स पीक मतलब दर्द पहले आता है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि चरम सफलता या उस फ्लो की अवस्था तक पहुंचने से पहले दर्द, उलझन या असुविधा का आना 100% तय है। मतलब ये कोई मोटिवेशनल पोस्टर वाली लाइन नहीं है। एकदम नहीं। ये हमारे दिमाग के काम करने का बायोलॉजिकल तरीका है। अगर हम फ्लो साइकिल को विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये 4 बहुत ही स्पष्ट चरणों में बटा होता है। वो 4 चरण कौन से हैं? पहला है स्ट्रगल, दूसरा है रिलीज, तीसरा है फ्लो और चौथा है रिकवरी। और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग इस पहले चरण में ही घुटने टेक देते हैं। हाँ, और ये पहला चरण यानी स्ट्रगल, यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा मानसिक लड़ाई होती है ना? बिल्कुल, सबसे भारी लड़ाई यही होती है। किताब में बताया गया है कि ये वो चरण है जहां ध्यान केंद्रित करना मतलब पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो। हाँ, और प्रगति बिल्कुल शून्य दिखती है। सही कहा। और निराशा का स्तर लगातार बढ़ता जाता है। इसे एक तरह का मानसिक ओवरलोड कहा जा सकता है। हम अपने दिमाग में नई जानकारी, नए कौशल या किसी जटिल समस्या के समाधान को अंदर धकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं, और हमारा दिमाग इसके खिलाफ एक बहुत भारी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध पैदा करता है। देते हैं कि अगर हम इस संघर्ष के चरण को किसी शॉर्टकट से पार करना चाहें या इससे बचकर निकलना चाहें, तो जो फ्लो हमें मिलेगा वो बहुत ही उथला रह जाएगा, बहुत शैलो होगा। बिल्कुल, उसमें वो गहराई या वो चरम प्रदर्शन बिल्कुल नहीं होगा जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। इसे थोड़ा और गहराई से मतलब न्यूरोलॉजी के नजरिए से समझना बहुत जरूरी है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा है। हाँ, विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में? जब भी कोई कठिन समस्या हल की जा रही होती है या कोई नया और मुश्किल कौशल सीखा जा रहा होता है, जैसे मान लीजिए कोई नई प्रोग्रामिंग भाषा सीखना या किसी जटिल प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना, बिल्कुल, तो हमारा दिमाग भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च करता है। इस पूरी प्रक्रिया में हमारे दिमाग का सामने वाला हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो अति सक्रिय हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। हाँ, एकदम हाइपर एक्टिव। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी जटिल सोच, निर्णय लेने की क्षमता और फोकस को नियंत्रित करता है। रुको, तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी कंप्यूटर की रैम का पूरी तरह से भर जाना? ये एकदम सटीक तुलना है। मतलब अगर हम एक साथ कई सारे भारी सॉफ्टवेयर खोल लें तो कंप्यूटर हैंग होने लगता है, उसका पंखा जोर से चलने लगता है और वो गर्म हो जाता है। क्या हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब दिमाग की रैम पूरी तरह से भर जाती है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हाइपर एक्टिव हो जाता है, और इसका सीधा परिणाम उस भारी मानसिक थकान के रूप में सामने आता है जिसे हम ब्रेन फॉग या फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। वो जो भारीपन महसूस होता है सिर में। हाँ, हमें लगता है कि हमारा दिमाग थक गया है
ये काम हमारे बस का नहीं है और हमें इससे यहीं छोड़ देना चाहिए। पर असल में ऐसा होता नहीं है ना? नहीं, असल में यही अति सक्रियता और यही थकान आगे चलकर फ्लो में प्रवेश करने के लिए जरूरी जमीन तैयार कर रही होती है। ये एक तरह की न्यूरोलॉजिकल तैयारी है। एक न्यूरोलॉजिकल तैयारी, वाह! ये दिमाग को चुनौती देकर उसे उसके कंफर्ट जोन से निकालकर स्ट्रेच जोन में धकेल रहा है। बिना स्ट्रेचिंग के दिमाग कभी भी नई न्यूरल परतें नहीं बना सकता। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है यहाँ पर। क्या सवाल? अगर ये प्रक्रिया जैविक रूप से हमारे लिए इतनी फायदेमंद है, अगर ये हमारे दिमाग को अपग्रेड कर रही है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से ये हमें इतनी भयानक और असहज क्यों लगती है? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। किताब में एक जगह जिक्र है कि इस संघर्ष के चरण के दौरान हमारे दिमाग में एक डोपामाइन का स्तर बहुत तेजी से गिर जाता है। बिल्कुल, क्रैश हो जाता है एकदम। हम जानते हैं कि डोपामाइन वो केमिकल है जो हमें अच्छा महसूस कराता है, जो हमें इनाम या रिवॉर्ड की भावना देता है। तो जब ये कम होता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई गाड़ी चढ़ाई पर जा रही हो और अचानक उसका ईंधन खत्म हो जाए। बहुत ही सही उदाहरण है ये। और डोपामाइन कम होने के साथ साथ इस चरण में अनिश्चितता भी बहुत अधिक होती है, और इसी अनिश्चितता की वजह से आत्मसंदेह सतह पर आ जाता है। सेल्फ डाउट आने लगता है। हाँ, दिमाग में ऐसे विचार गूंजने लगते हैं जैसे शायद मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ, या शायद बाकी लोग मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं, या ये मेरे बस की बात ही नहीं है। और ये असुविधा इसलिए पैदा होती है क्योंकि मानव मस्तिष्क को प्राकृतिक रूप से हर चीज की भविष्यवाणी करना पसंद है। प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए उसे। मतलब उसे पता होना चाहिए कि आगे क्या होगा। बिल्कुल। विकासवाद के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग हमेशा ये जानना चाहता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जो चीज प्रिडिक्टेबल है वो सुरक्षित है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। हाँ, लेकिन सीखने का या किसी नई समस्या को सुलझाने का ये जो संघर्ष है, ये पूरी तरह से अप्रत्याशितता से भरा होता है। अनप्रिडिक्टेबल। हाँ, पता नहीं होता कि हल कब मिलेगा। सही कहा। जब दिमाग भविष्यवाणी नहीं कर पाता कि इस समस्या का हल कब निकलेगा, तो वो खतरे का अलार्म बजाने लगता है। यही अलार्म हमें शारीरिक और मानसिक रूप से असहज महसूस कराता है। तो ये भावनाएं पूरी तरह से सामान्य है? 100% सामान्य है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो दुनिया के सबसे बेहतरीन एथलीट है या टॉप लेवल के कोडर और वैज्ञानिक हैं, उन्हें ये डर और आत्मसंदेह महसूस नहीं होता? क्या उनका दिमाग ये अलार्म नहीं बजाता? बिल्कुल बजाता है। उनका दिमाग भी वही अलार्म बजाता है। तो फिर फर्क क्या है? उच्च प्रदर्शन करने वाले यानी एलीट लोगों और सामान्य लोगों के बीच का अंतर ये नहीं है कि उन्हें आत्मसंदेह महसूस नहीं होता। अंतर इस बात में है कि वे इस असुविधा पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। वो रिएक्ट कैसे करते हैं? हाँ, एलीट लोग इस फ्रस्ट्रेशन को बर्दाश्त करते हैं, वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके पास एक स्पष्ट मानसिक समीकरण होता है, एक मेंटल फ्रेमवर्क। वो फ्रेमवर्क क्या है? वे जानते हैं कि संघर्ष ही संकेत है, संकेत ही विकास है, और विकास ही चरम प्रदर्शन है। स्ट्रगल इज इक्वल टू सिग्नल, सिग्नल इज इक्वल टू ग्रोथ, और ग्रोथ इज पीक। मतलब वो इस दर्द को एक फीचर मानते हैं, बग नहीं। बिल्कुल। वे इस असुविधा की उम्मीद पहले से करते हैं। जब उन्हें लगता है कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, तो वे घबराते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तो होना ही था। हाँ, उनका एक्सपेक्टेशन शॉक यानी उम्मीद टूटने का जो झटका होता है वो बहुत कम होता है। उन्हें पता होता है कि ये दर्द तो प्रक्रिया का ही हिस्सा है। लेकिन व्यवहारिक रूप से सोचें, मान लीजिए कल कोई बहुत बड़ी डेडलाइन सिर पर है, क्लाइंट को रिपोर्ट भेजनी है या कोई कोड काम नहीं कर रहा है और कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो उस हताशा का जश्न मनाना या उसे सिग्नल मानना कैसे संभव है? एक अटैक जैसा महसूस हो रहा हो, तब कोई कैसे सोचे कि वाह, मेरा विकास हो रहा है? ये एक बहुत ही बेहतरीन और जमीनी सवाल है। जब पैनिक हो रहा हो तब जश्न मनाना वाकई अवास्तविक लगता है, और कोटलर की किताब भी ये नहीं कहती कि हमें उस फ्रस्ट्रेशन में नाचना शुरू कर देना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लोग इस असुविधा को एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं मानते हैं, वो एक बहुत ही खतरनाक जाल में फंस जाते हैं, जिसे क्विट ट्रैप यानी हार मानने का जाल कहा गया है। क्विट ट्रैप। जब डेडलाइन पास हो और दिमाग काम ना कर रहा हो, तो सबसे आसान रास्ता होता है लैपटॉप बंद करना और काम छोड़ देना। लोग इसी संघर्ष के चरण में हार मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ इनाम या परिणाम तुरंत नहीं मिलता। मतलब ये पूरी तरह से डिलेड रिवॉर्ड का मामला है। एकदम सही, डिलेड रिवॉर्ड। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? किताब में इस क्विट ट्रैप को लेकर एक बहुत ही शक्तिशाली चेतावनी भी दी गई है ना? हाँ, बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर हार मान ली जाए, काम को बीच में ही छोड़ दिया जाए,
तो इसका मतलब ये है कि पूरी फ्लो साइकिल शून्य से फिर से शुरू हो जाएगी, साइकिल रीसेट हो जाएगी। बिल्कुल, रीसेट हो जाएगी। मतलब जितनी मानसिक ऊर्जा अब तक खर्च की गई थी वो सब बेकार हो गई। अगली बार जब उसी काम को दोबारा शुरू किया जाएगा तो दिमाग को फिर से उसी संघर्ष वाले हिस्से से गुजरना पड़ेगा और फिर से वही दर्द सहना होगा। हाँ, जबकि उस निराशा में थोड़ी देर और टिके रहने का मतलब ये हो सकता है कि ब्रेक थ्रू यानी सफलता ठीक अगले ही पल मिलने वाली हो। एकदम सही। और इसी क्विट ट्रैप से बचने के लिए सबसे पहली चीज जो करनी होती है वो है अपना नजरिया बदलना, जिसे मनोविज्ञान में रीफ्रेमिंग कहा जाता है। रीफ्रेमिंग, नजरिया बदलना। हाँ, घबराहट के उस पल में ये कहने के बजाय कि ये काम नहीं कर रहा है या मैं फेल हो रहा हूँ, खुद को ये याद दिलाना होता है कि मेरा दिमाग अभी वार्म अप कर रहा है। मेरा दिमाग वार्म अप कर रहा है, ये सोचना सच में काफी अलग है। संघर्ष कोई दुश्मन नहीं है, ये महज एक संकेतक है कि नया ज्ञान प्रोसेस हो रहा है। लेकिन सिर्फ नजरिया बदलने से तो काम नहीं होगा, है ना? डेडलाइन तो वहीं की वहीं है। इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई व्यावहारिक तरीका भी तो होना चाहिए। बिल्कुल, और यहीं पर माइक्रोविन्स या छोटी जीतों की रणनीति काम आती है। माइक्रोविन्स? हाँ, जब कोई इंसान इस भयंकर संघर्ष के चरण में फंसा होता है तो उसे रातों रात कोई बड़ा चमत्कार या भारी प्रगति की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बड़ी उम्मीदें उस समय केवल निराशा को बढ़ाती हैं। तो फिर फोकस किस पर होना चाहिए? इसके बजाय सारा ध्यान छोटी छोटी जीतों को ट्रैक करने पर होना चाहिए। इसे किसी उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान एक नया और बहुत मुश्किल सॉफ्टवेयर बनाना सीख रहा है और वो लगातार एरर का सामना कर रहा है, तो उसके लिए माइक्रोविन क्या होगी? उसके लिए माइक्रोविन ये नहीं होगी कि आज मैं पूरा ऐप बना दूंगा। तो क्या होगी? उसके लिए माइक्रोविन ये होगी, आज मैंने सिर्फ इस एक एरर कोड का मतलब समझ लिया है, या मैंने पूरे कोड में से केवल एक लाइन की गलती ठीक कर लिया। बहुत ही छोटा लक्ष्य। हाँ, या अगर कोई इंसान कोई नई भाषा सीख रहा है तो मैंने आज सिर्फ 3 नए शब्द बिना अटके बोले। ये जीतें बाहर से देखने में बहुत छोटी, यहाँ तक कि महत्वहीन लग सकती हैं, पर असल में ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। न्यूरोलॉजी के स्तर पर ये बहुत बड़ा काम करती हैं। हर छोटी जीत दिमाग में डोपामाइन की एक छोटी सी बूंद रिलीज करती है, एक डोपामाइन हिट देती है। और ये डोपामाइन उस निराशा को काटकर एक गति पैदा करता है, मोमेंटम बनाता है। एकदम सही। यही निरंतर गति उस भारी थकान को कम करके इंसान को स्क्विड ट्रैप से बाहर निकालती है। ये सचमुच एक बहुत शक्तिशाली तरीका है छोटे कदम उठाना और मोमेंटम बनाना। अब सवाल ये है कि इस संघर्ष को हम और अधिक उत्पादक कैसे बना सकते हैं, प्रोडक्टिव कैसे बनाएं? इसके लिए किताब में टैक्टिकल स्ट्रगल ऑप्टिमाइजेशन की बात की गई है। मतलब संघर्ष को रणनीतिक रूप से अपने पक्ष में करना। हाँ, और इसमें कुछ बहुत ही स्पष्ट कदम बताए गए हैं। सबसे पहला है स्पष्ट लक्ष्य तय करना, डिफाइनिंग क्लियर गोल्स। क्योंकि जब तक दिमाग को ये पता नहीं होगा कि असल में हासिल क्या करना है, वो इस संघर्ष के दौरान और ज्यादा भटकेगा। बिल्कुल। इसके बाद आता है ध्यान भटकाने वाली हर चीज को जड़ से खत्म करना, यानी डिस्ट्रैक्शंस हटाना। अगर दिमाग पहले से ही रैम फुल होने से जूझ रहा है और ऊपर से फोन के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो सिस्टम का क्रैश होना तो तय है। एकदम तय है। साथ ही काम को एक सख्त समय सीमा में बांधना होगा, टाइम बाउंड करना होगा। और जो ब्रेक लेने हैं उनका क्या? इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस दौरान जो भी ब्रेक लिए जाएं वे मजबूरी में या हार मानकर लिए गए ब्रेक न हो, बल्कि पहले से निर्धारित हो, शेड्यूल्ड हो। हाँ, ये सारा ढांचा, ये पूरा स्ट्रक्चर उस मानसिक अराजकता को कम करने का काम करता है, उस केओस को कम करता है। बिल्कुल। जब ये सारी रणनीतियां अपनाई जाती हैं और इंसान लगातार काम करता रहता है तो फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है। किताब में इस टर्निंग पॉइंट का बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्णन किया गया है। ये वो पल है जहां तनाव, फ्रस्ट्रेशन और निराशा अपने बिल्कुल चरम पर, पीक पर पहुंच जाते हैं। एकदम पीक पर। ऐसा लगता है कि अब एक शब्द भी और नहीं पढ़ा जा सकता या एक लाइन कोड और नहीं लिखा जा सकता। लेकिन अगर कोई उस पल में हार नहीं मानता, लैपटॉप बंद नहीं करता और बस डटा रहता है, तो फ्लो साइकिल का अगला चरण अपने आप ट्रिगर हो जाता है, यानी रिलीज ट्रिगर हो जाता है। ये रिलीज का ट्रिगर सच में बहुत दिलचस्प है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब फ्रस्ट्रेशन पीक पर हो तो हमें और ज्यादा जोर लगाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये रिलीज का चरण पूरी प्रक्रिया का सबसे रहस्यमयी लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है। कैसे?
संघर्ष के बाद जब दिमाग पूरी तरह से ओवरलोड हो जाता है, तनाव चरम पर होता है, तो अगला कदम और ज्यादा जोर लगाना नहीं होता। अगला कदम होता है सचेत प्रयास को पूरी तरह से रोक देना। कॉन्शियस एफर्ट को बंद कर देना, मतलब काम से पूरी तरह दूर हट जाना। बिल्कुल, काम से एकदम कट जाना। 1 मिनट, तो क्या इसका मतलब यह है कि जब मैं काम से परेशान हो जाऊं तो मैं सोफे पर लेटकर 1 घंटे तक इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर सकती हूं? क्या वो रिलीज माना जाएगा? दुर्भाग्य से वो रिलीज बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोग तो ब्रेक के नाम पर यही करते हैं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब हम स्क्रीन पर रील्स या न्यूज स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग अभी भी नई जानकारी, नया डेटा प्रोसेस कर रहा होता है। मतलब हमारा चेतन मन, हमारा कॉन्शियस माइंड अभी भी व्यस्त है। बिल्कुल। असली रिलीज का मतलब है उस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को पूरी तरह से शट डाउन करना, उसे शांत करना। तो फिर क्या करना चाहिए? जब हम काम से दूर हटते हैं, थोड़ी देर बाहर टहलने जाते हैं, प्रकृति के बीच बैठते हैं, गहरी सांसें लेते हैं या कोई बहुत ही हल्का इंस्ट्रूमेंटल संगीत सुनते हैं, या बस बर्तन धोते हैं जैसे बहुत से लोग करते हैं। हाँ, बर्तन धोना भी चलेगा। तो हम असल में काम से भाग नहीं रहे होते हैं, हम बस अपने चेतन मन को शांत कर रहे होते हैं। और इससे क्या होता है? ऐसा करने से हमारे अवचेतन मन को, यानी सबकॉन्शियस माइंड को, उस भारी जानकारी को प्रोसेस करने का और पैटर्न बनाने का मौका मिल जाता है। अच्छा, मतलब जो जानकारी हमने संघर्ष के चरण में अंदर डाली थी वो अब व्यवस्थित हो रही होती है। बिल्कुल, वो अपने सही खांचों में बैठ रही होती है। ये वाकई आंखें खोलने वाला है। यानी भ्रम और उलझन सीखने की प्रक्रिया का एक बग नहीं है, बल्कि ये एक फीचर है, एक बहुत ही जरूरी फीचर। असंभव और बड़े लक्ष्य कभी भी शुरुआत में तुरंत स्पष्टता नहीं देते। किताब स्पष्ट रूप से कहती है कि स्पष्टता यानी क्लैरिटी काम करने और एक्शन लेने से आती है। एकदम सही। और संघर्ष वो कीमत है जो उस स्पष्टता को पाने के लिए हमें चुकानी ही पड़ती है। बिना संघर्ष के स्पष्टता केवल एक भ्रम है। और जब ये रिलीज वाला चरण सही तरीके से पूरा हो जाता है ना, जब अवचेतन मन उस सारी जानकारी को प्रोसेस कर लेता है, तब अचानक वो आहा मोमेंट आता है। वो यूरेका मोमेंट। हाँ, अचानक सब कुछ समझ आने लगता है, डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं और इंसान बिना किसी रुकावट के उस फ्लो की स्थिति में प्रवेश कर जाता है, जहां समय धीमा हो जाता है, काम एफर्टलेस लगने लगता है और इंसान अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। बिल्कुल। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि बिना उस शुरुआती फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रगल के ये फ्लो कभी आ ही नहीं सकता था। कभी नहीं आ सकता था। तो अब इस पूरी गहरी चर्चा को समेटने का समय आ गया है। स्टीवन कॉटलर का जो अंतिम संदेश है, हाँ, वो बहुत ही सीधा, स्पष्ट और थोड़ा कड़वा भी है। फ्लो या पीक परफॉर्मेंस बाहर से देखने में बहुत आकर्षक, जादुई और ग्लैमरस लगता है। बहुत आसान लगता है दूर से देखने पे। हाँ, जब हम किसी महान संगीतकार को गाते हुए या किसी शानदार एथलीट को खेलते हुए देखते हैं तो लगता है कि ये कितना आसान है, जैसे बिना किसी मेहनत के हो रहा हो। बिल्कुल। लेकिन उस जादुई दुनिया में प्रवेश करने का एंट्री टिकट केवल और केवल ये संघर्ष है। इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। हाँ, ये प्रक्रिया दर्दनाक है, ये हमें रुला सकती है, थका सकती है, लेकिन ये दर्द पूरी तरह से अस्थायी है, टेम्पररी है। और इसके विपरीत, इस संघर्ष के पार जाने के बाद जो चरम प्रदर्शन और सफलता मिलती है, वो एक स्थायी याद बन जाती है। परमानेंट मेमोरी। सड़क नहीं है, ये स्ट्रगल, रिलीज, फ्लो और रिकवरी का एक चक्र है जिसे हमें बार बार बिना थके दोहराना पड़ता है। और इसलिए इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो यही है कि हमें इस संघर्ष से भागने या डरने के बजाय इसे प्रशिक्षित करना सीखना चाहिए, इसे ट्रेन करना होगा। हमें अपने दिमाग को ये सिखाना होगा कि जब भी असुविधा हो तो वो भागे नहीं। आराम के दायरे में रहते हुए या हर चीज को आसान बनाते हुए कभी भी बेहतरीन या चरम प्रदर्शन पैदा नहीं हो सकता। उच्च प्रदर्शन की सबसे पहली और आखिरी शर्त ही यही है कि हम उस असुविधा को गले लगाएं। बिल्कुल। ये जानकारी आज के समय में बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है। अगली बार जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते समय या कुछ नया सीखते समय भारी निराशा, उलझन या मानसिक थकान महसूस हो तो उसे बीच में छोड़ने या उससे भागने का विचार मन में लाने के बजाय उसे एक सकारात्मक संकेत मानना चाहिए, एक पॉजिटिव सिग्नल मानना चाहिए। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि दिमाग काम कर रहा है, वो नई न्यूरल परतें बना रहा है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि काम सही दिशा में हो रहा है और वो जादुई फ्लो की स्थिति अब बहुत करीब है। दिमाग टूट नहीं रहा है, वो बस अगली बड़ी छलांग के लिए वार्म अप कर रहा है। और यहीं पर ना इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है, एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है। वो क्या? अगर हम आज की इस आधुनिक दुनिया को देखें तो हर नई तकनीक, हर नए ऐप
और हर सुविधा का एकमात्र उद्देश्य हमारे जीवन को पूरी तरह से बिना मेहनत वाला और घर्षण रहित बनाना है, एफर्टलेस और फ्रिक्शनलेस बनाना है। हाँ, हर चीज बस एक क्लिक पर चाहिए हमें। हम चाहते हैं कि खाना एक क्लिक पर आ जाए, जानकारी बिना पढ़े सामने आ जाए और हर काम बिना किसी संघर्ष के तुरंत हो जाए। बिल्कुल, कोई इंतजार नहीं करना चाहता। तो क्या हमारी ये हर चीज को आसान बनाने की सनक दरअसल हमारे दिमाग की गहराई में जाकर फ्लो की स्थिति तक पहुंचने की उस प्राकृतिक क्षमता को ही नष्ट कर रही है? बाप रे, तो बहुत ही डरावना विचार है। अगर हम अपने जीवन से हर प्रकार के संघर्ष, हर प्रकार की मानसिक असुविधा और फ्रस्ट्रेशन को पूरी तरह से मिटा देंगे, तो क्या हम उस चरम अवस्था और असली सफलता के दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद नहीं कर रहे? श्रोताओं को इस विचार पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। क्या कमाल का विचार है। इस पूरी चर्चा को एक बिल्कुल नए परिप्रेक्ष्य में डाल देता है। इसी गहरे और विचारों तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहराई से की गई पड़ताल को यहीं विराम देते हैं। उस मानसिक असुविधा और संघर्ष में टिके रहना सीखें, क्योंकि ठीक उसी के पार वो चरम प्रदर्शन और सफलता इंतजार कर रही है। बिल्कुल। सुनते रहें, सीखते रहें और संघर्ष को अपना हथियार बनाते रहें।